हेलो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके बोर्ड परीक्षा में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना वीडियो डाला जाए सभी वीडियो को आप लोग देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है ना, विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र में किसी भी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक्स किरण के दो गुण को लिखना है। एक्स किरण के दो गुण को लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा एक्स किरण के निम्नलिखित गुण है। एक्स किरण के क्या है, निम्नलिखित गुण है। तो पहला गुण आप लोग लिखिएगा ना, इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। सबसे पहला गुण आप लोग याद रखिएगा, सबसे आसान है, इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा ना, एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। देखिए एक्स किरण है ना, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तो दोनों गुण को आप लोग याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अभी रट जाइएगा और इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। देखिए जो संचायक सेल होता है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध कम क्यों होता है। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्योंकि द्वितीय सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। देखिए जो संचायक सेल होता है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है, तो इसलिए कम होता है क्योंकि द्वितीय सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, इसीलिए संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। एक बार और आप लोग देखिएगा, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्योंकि द्वितीय सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, इसीलिए संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यह भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बूस्टर का नियम लिखे, और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है, बूस्टर का नियम लिखे। तो आप लोग लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी माध्यक का अपवर्तनांक ध्रुवर कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होती है। देखिए बूस्टर के नियम के अनुसार ना, किसी माध्यक का जो अपवर्तनांक होता है वह ध्रुवर कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस नियम के अनुसार किसी भी माध्यक का जो अपवर्तनांक होता है वह ध्रुवर कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। इसी को बूस्टर का नियम कहा जाता है। देखिए बूस्टर के नियम में क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार किसी माध्यक का अपवर्तनांक ध्रुवर कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। इसी को ना बूस्टर का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पोलराइड का उपयोग लिखे। पोलराइड का उपयोग लिखे। तो देखिए पोलराइड का उपयोग ना निम्नलिखित है। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। पोलराइड का उपयोग किस में किया जाता है, तो धूप चश्मे में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग रेलगाड़ी के खिड़की में किया जाता है। देखिए पोलराइड का उपयोग धूप वाले चश्मे में किया जाता है। और दूसरा आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग रेलगाड़ी के खिड़की में किया जाता है। देखिए पोलराइड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो रेलगाड़ी के खिड़की में करते हैं। और पहला आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग धूप वाले चश्मे में किया जाता है। तो दोनों उपयोग को आप लोग याद रखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भू तरंग क्या है। भू तरंग क्या है, तो देखिए भू तरंग संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग को ही भू तरंग कहा जाता है। देखिए आप लोगों को ना पूरा याद करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से बस आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग को भू तरंग कहा जाता है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 नंबरिया में पूछता है, मतलब 2 नंबर का रहेगा। तो आप लोग 2 लाइन लिखिएगा, पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग को भू तरंग कहा जाता है। तो आप लोग का पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना,
आकाशीय तरंग किसे कहते हैं? आकाशीय तरंग किसे कहते हैं? तो देखिए उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। देखिए उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को आकाशीय तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक तथा अचालक के बीच होता है उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है उसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सेमीकंडक्टर मतलब होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक मतलब हुआ ना जिसका चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक दोनों के बीच में रहेगा, उसी को अर्धचालक कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा सिलिकॉन हो गया, इंडियम हो गया और फास्फाइड हो गया, ये जितना भी होता है ना इसका जो चालकता या प्रतिरोधकता होता है यह चालक और अचालक दोनों के बीच में रहेगा, तो इसीलिए इसको अर्धचालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे। कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे। तो आप लोग लिखिएगा कूलम्ब के नियम की जो सीमा होता है वह निम्नलिखित होता है। कूलम्ब के नियम का जो सीमा होता है वह निम्नलिखित होता है। पहला आप लोग लिखिएगा यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। देखिए कूलम्ब का जो नियम है यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा आप लोग लिखिएगा यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। देखिए कूलम्ब का जो नियम है ना यह 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। और पहला आप लोग लिखिएगा यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। और दूसरा आप लोग लिखिएगा यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? यह भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत स्थिर प्रतिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत स्थिर प्रतिवर्ती विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है, इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसको आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो तरंग उत्पन्न होती है इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो देखिए अभी आप लोग का हम 10 को क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग का टोटल 125 को क्वेश्चन कराएंगे और गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में जितना परीक्षा आएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे परीक्षा में आराम से क्वेश्चन को बनाकर आएंगे।